नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। व्हेन इज इंटरनेशनल स्पोर्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 11 जून को। याद रखेंगे आप, 11 जून को यह जो दिवस है वह मनाया गया है। बात करते खबर की, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 हर साल 11 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बचपन में खेल को एक मौलिक मानवीय अधिकार के रूप में मान्यता देना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में यानी पिछले वर्ष हुई थी और इस वर्ष का जो थीम है वह यह है कि खेल चुने हर दिन। यह इस वर्ष का थीम है। याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में हुई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखते अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। ये जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया। बात करते खबर की, तो यह पहल राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान, बिहार पर एक अभियान चलता है जल जीवन हरियाली अभियान, उसी अभियान के तहत इस योजना को जोड़ दिया गया है और इसकी शुरुआत की गई है। तो इस अभियान का एक हिस्सा है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरण क्षति को कम करने के लिए अक्षय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। याद रखेंगे ये बात। चलिए बात करते हैं बिहार की। तो बिहार की जो राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार राज्य के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो बिहार राज्य के राज्यपाल बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं बिहार राज्य के। और मुख्यमंत्री सबको पता है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं बाबू नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है, नीतीश कुमार। बिहार के बारे में दो चार चीजें और भी हैं, जैसे यहाँ पर मधुबनी चित्रकला यहाँ की बहुत फेमस है। मधुबनी चित्रकला, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मधुबनी चित्रकला से संबंधित जो बिहार के आदिवासी कलाकार हैं वो राष्ट्रपति भवन पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है। Who has been recently appointed as Deputy Army Chief Strategy। तो आप फोटो से देखकर समझ ही गए होंगे, ये जो साहब हैं इनका नाम है राजीव घई। राजीव घई साहब हैं जिन्हें अब उप सेना प्रमुख जो है नियुक्त कर दिया गया है रणनीति के तौर पर। और इन्होंने अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऑपरेशन सिंदूर में। और इसी के चलते इनका अच्छा काम देखकर अब इनको उप सेना प्रमुख जो है रणनीति के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ सेना के बारे में। तो जो सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख की अगर बात करेंगे, सेना प्रमुख की, तो अभी हाल ही में ये भी नए बने हैं जिनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी अभी हाल ही में बने हैं नए सेना प्रमुख, नए थल सेना प्रमुख। अगर वायुसेना प्रमुख की बात करेंगे तो वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं। और अगर नौसेना प्रमुख की बात करेंगे तो नौसेना प्रमुख जो हैं वो हैं दिलीप कुमार त्रिपाठी। दिलीप कुमार त्रिपाठी इस समय पर नौसेना प्रमुख हैं। और अगर सीडीएस की बात करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस की, तो इस समय पर सीडीएस, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है सीडीएस कहलाता है। और इस समय पर सीडीएस हैं अनिल चौहान। ये आपको चारों पांचों नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, ये परीक्षा पर बहुतायत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं और नौसेना प्रमुख दिलीप कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना उप प्रमुख रणनीति, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के पद पर नियुक्त किया गया है। यह पदभार उन्हें सेना की संचालन और खुफिया निदेशालयों की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपता है।
जो भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। मतलब कि कोई भी टैक्टिकल वॉर होगा या कोई युद्ध होगा, उसकी जितनी भी रणनीति होगी, थल सेना जो भी रणनीति बनाएगी, उस रणनीति के ये प्रमुख होंगे, इनकी निगरानी में ही वो रणनीति बनेगी। कैसे भी कहाँ से हमला करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये सब कुछ इनकी देखरेख में ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड a 20% इंक्रीज इन कॉटन कल्टीवेशन? तो ये राज्य है पंजाब। पंजाब वैसे भी खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इसने जो है अब 20% की कपास की खेती में वृद्धि कर ली है। बात करते खबर की, तो कपास की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल पिछले वर्ष के 2.49 लाख एकड़ से बढ़कर इस वर्ष 2025 में 2.98 लाख एकड़ हो गया है ये पंजाब राज्य में। और राज्य में कपास की खेती में अग्रणी 4 जिले हैं। ये 4 जिले कौन कौन से? एक तो है फजिल्का, दूसरा है मानसा, तीसरा बठिंडा और श्री मुक्तसर। ये 4 जिले जो हैं कपास की खेती में अग्रसर है। चलिए बात करते थोड़ी सी कपास की। तो कपास एक नगदी फसल है, याद रखेंगे कैसी फसल है? नगदी फसल है। और ये जो नगदी फसल है ये उस तरह की मिट्टी में होती है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है जिस मिट्टी की, उस मिट्टी पर यह फसल बहुतायत उगाई जाती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक वैसे होती है काली मिट्टी की। तो जिन जगहों पर, जिन क्षेत्रों पर काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर कपास की फसल बहुत अच्छी होती है या वहां पर बहुत अच्छे तरीके से उगाई जाती है। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात में भी यह फसल बहुतायत उगाई जाती है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी जो मालवा वाला हिस्सा है, मालवा वाले हिस्से में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, यहाँ पर बहुतायत ये उगाई जाती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी यह बहुत उगाई जाती है फसल, और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक, इन सभी राज्यों में जो कपास की फसल है बहुतायत उगाई जाती है। अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात जो है भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। गुजरात जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है कपास का, सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है ना, सबसे बड़ा उत्पादक है। और सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पर है हमारा पड़ोसी देश चीन। तो चीन जो है सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है, भारत दूसरे नंबर पर है। और भारत लगभग पूरे विश्व का 25% कपास का उत्पादन करता है। और ये जो कपास है यह कपड़ा उद्योग में एक कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है। इसी से सूत बनते हैं, धागे बनते हैं और उससे आगे जाकर कपड़े बनते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रोसोन प्रोया उत्सव मनाया जा रहा है? तो ये जो उत्सव है यह मनाया जा रहा है श्रीलंका में। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। बात करते खबर की, तो श्रीलंका में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया जा रहा है जो 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। इसे महिंद्रा थेरो के श्रीलंका आगमन और बौद्ध धर्म के प्रसार की स्मृति में मनाया जाता है। यह उत्सव पूर्णिमा के दिन पोसोन पूर्णिमा मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये जो उत्सव है ये बौद्ध धर्म का जब श्रीलंका में आगमन हुआ, बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म का जब आगमन हुआ श्रीलंका में, बौद्ध धर्म का आगमन, तब उसकी स्मृति में मनाया जाता है यह उत्सव। और वहाँ के जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं उन बौद्ध अनुयायियों द्वारा एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और ये जो बौद्ध उत्सव है उसे मनाते हैं। तो ये बौद्ध उत्सव बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और इसके मनाए जाने के पीछे का कारण यह है कि भारत में एक सम्राट थे, महान सम्राट, जिनका नाम था अशोक। तो इन महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। और जब महेंद्र यहाँ से श्रीलंका जाते हैं तो इनको वहां पर अरहत महिंदा के नाम से पुकारा जाता है। अरहत महिंदा के नाम से पुकारा जाता है।
और ये अरहत महिंदा जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां का एक राज्य है जिसे जानते हैं अनुराधापुर के नाम से। तो ये अनुराधापुर नाम का जो राज्य था, इसी अनुराधापुर नाम के राज्य पर देवनाम पियतिस्सा नाम के राजा थे। देवनाम पियतिस्सा, ये देवनाम पियतिस्सा जो राजा थे वहां पर राज करते थे। इनका राज्य 307 से लेकर 267 ईसा पूर्व तक था। तो जब इनके राज्य पर पहुंचते हैं कौन, महेंद्र, जिन्हें अरहत महिंदा कहा जाता है, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के बहुत सारे उपदेश इन्हें दिए और वहां पर बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचार प्रसार किया, जिसके तहत श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा विकसित हुआ। और बौद्ध धर्म के आगमन के इसी उपलक्ष्य के कारण यहाँ पर प्रोसोन प्रोया उत्सव मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष जून माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। तो जून माह की पूर्णिमा को मनाया जा रहा है और अभी हाल ही में पूर्णिमा हुई है, इसलिए यही उत्सव मनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां पर बनेगा? तो ये जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है ये बनेगा हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। बात करते खबर की, दिल्ली सरकार ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना की घोषणा कर दी है। यह दिल्ली के होलांबी कला में बनेगा। होलांबी कला एक दिल्ली का जगह है, उस जगह पर ये जो पार्क बनेगा। इसका लक्ष्य सालाना 51,000 टन ई वेस्ट को प्रोसेस करना होगा। यह बहुत बड़ी संख्या है, 51,000 बहुत बड़ा नंबर होता है और 51,000 टन जो ई वेस्ट है उसको ये प्रोसेस करेगा, है ना। बात करते दिल्ली की, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, अब राजधानी तो दिल्ली है, मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अभी पिछले वर्ष ही बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम है। अगर उपराज्यपाल की, दिल्ली में उपराज्यपाल है क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल की बात करेंगे तो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है यह दिल्ली में बन जाएगा हाल ही में। इसकी चर्चा बहुत पिछले साल से चल रही थी, लेकिन हाल ही में अब इसकी घोषणा हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल शुरू की है? तो ये जो राज्य है यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। बात करते खबर की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव शुरू करेंगे। इंडिया चीन बॉर्डर से सटे सिपकीला गांव से इस पहल की शुरुआत की जाएगी। याद रखेंगे सिपकीला गांव। इस पहल का उद्देश्य टूरिज्म के जरिए बॉर्डर एरियाज में आजीविका के अवसर बढ़ाना है, वहां की बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना है और स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है। बॉर्डर एरियाज जो होते हैं वह पिछड़े होते हैं और उसी को ध्यान में रखकर जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसने ये फैसला लिया कि यहाँ जो है अब टूरिज्म के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बीइंग बिल्ड रिसेंटली? तो ये बनाया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर जिले में ये बनाया जा रहा है। बात करते खबर की, तो हाल ही में भारतीय रेलवे भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो राजस्थान में जोधपुर रेलवे डिवीजन के भगत की कोठी में बना रहा है। यह पूरे भारत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव का काम संभालेगा। यानी कि वंदे भारत में जो कोचेज होंगे, जो इंजन होंगे, अगर उनमें कोई खराबी आती है या उनको मेंटेनेंस करना है तो वो अब यहाँ पर जोधपुर में जाएंगे और यहाँ उनका रखरखाव होगा। बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, तो वंदे भारत जो ट्रेन है, इससे पहले वंदे भारत ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। वंदे भारत ट्रेन को किस नाम से जानते थे? ट्रेन 18 के नाम से। बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया वंदे भारत ट्रेन। और वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए तो इसे ICF चेन्नई में पहली बार बनाया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो होती है चेन्नई, वहां पर इसको बनाया गया था पहली बार।
और इसको पहली बार इसका परीक्षण की अगर बात की जाए तो इसका पहली बार परीक्षण हुआ था 29 नवंबर वर्ष 2018 को। 29 नवंबर 2018 को परीक्षण हुआ था और परीक्षण करने के बाद इसका पहली बार परिचालन जो है, इसका पहली बार परिचालन हुआ था 15 फरवरी वर्ष 2019 को। 15 फरवरी 2019 को हुआ था और ये 15 फरवरी 2019 को दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। वाराणसी के बीच में चलाई गई थी पहली वंदे भारत ट्रेन। अगर बात करते हैं इस ट्रेन की तो ये ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत स्पीड से चलती है। अभी हाल ही में इसने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वो प्राप्त की है और जिसका वीडियो अभी कुछ दिन पहले जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उन्होंने जारी भी किया था अपने ट्विटर हैंडल पर। अगर बात कर रहे हैं राजस्थान की तो राजस्थान की राजधानी आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी है पिंक सिटी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह पूछा गया प्रश्न है। अगर राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ये आपको याद रखना, किशनराव बागड़े। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए, सीएम की बात की जाए तो सीएम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री। इतनी चीजें आपको इससे याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के मैंगो मैन ने किस राजनेता के नाम पर आम की एक नई किस्म विकसित की है? रिसेंटली इंडियाज मैंगो मैन हैज डेवलप्ड अ न्यू वेराइटी ऑफ मैंगो इन द नेम ऑफ विच पॉलिटिशियन। ये जो राजनेता है फोटो में आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि राजनेता हैं राजनाथ सिंह। हमारे देश के गृह मंत्री हैं इस समय पर, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बात करते खबर की तो उत्तर प्रदेश के फल उत्पादक कलीमुल्ला खान ने, जिन्हें मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपनी मशहूर ग्राफ्टिंग तकनीक से विकसित की गई एक नई आम की किस्म का नाम राजनाथ आम रखा है, जिसका नाम भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सम्मान में रखा गया है। तो ये जो कलीमुल्ला खान है, कलीमुल्ला खान की बात करते हैं तो कलीमुल्ला खान एक बागवानी विशेषज्ञ हैं। बागवानी विशेषज्ञ हैं और इन्हें बहुत अच्छे से आती ग्राफ्टिंग तकनीक। हालांकि ये ज़्यादा शिक्षित नहीं है, 7वीं तक ही इन्होंने पढ़ाई की है, कुल इनकी शिक्षा 7वीं की, लेकिन बागवानी तकनीक में इन्हें महारत हासिल है। और इनकी जो ग्राफ्टिंग तकनीक है, इनकी एक ग्राफ्टिंग तकनीक है। इस ग्राफ्टिंग तकनीक के द्वारा इन्होंने एक पेड़ पर लगभग 300 आमों एक साथ 300 आमों की प्रजाति विकसित की है। आमों की प्रजाति का विकास किया है और इस कारण इन्हें वर्ष 2008 में इस कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये पद्मश्री से सम्मानित हैं कलीमुल्ला खान, जिन्हें मैंगो मैन्स के नाम से जाना जाता है। और इसी ग्राफ्टिंग तकनीक के विकास से इन्होंने अब एक आम की वैरायटी विकसित की है जिसका नाम राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है। और ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं कलीमुल्ला खान, लखनऊ से, यह भी याद रखना है। ये कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से लगभग 5000 साल पूर्व मानव अवशेष कहाँ मिले हैं? वेयर हैव ह्यूमन remains from the Harappa civilization about 5000 years ago been found recently। तो ये मिले हैं गुजरात में, याद रखेंगे गुजरात राज्य में मिले। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर IIT-GN द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से कम 5000 वर्ष पहले भी गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में विशाल विस्तार प्रागैतिहासिक शिकारी संग्रहकर्ता, यानी कि जो शिकार करते थे और शिकार से भोजन प्राप्त करते थे, ऐसे लोग जो थे, ऐसे समुदायों का घर हुआ करता था गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, है ना। बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक थी। 1500
ईसा पूर्व तक। हालांकि ये जो काल है ये हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल है, जिस पर चरम सीमा पर थी। अगर एक्चुअल बात करें तो लगभग 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता थी। तो इस समय से भी लगभग 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर भारत में जो गुजरात का जो कच्छ इलाका है, यहाँ पर ये जो शिकारी और संग्रहकर्ता वाले समुदाय थे, इनका घर हुआ करता था, ये निवास किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी खोज है अभी, और इसके बारे में पुरातात्विक विभाग जो है वह लगातार खोजें कर रहा है और आगे इसके और भी सारी खबरें आने को मिलेंगी। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में हम आपके लिए इतने ही प्रश्नों का संग्रह लेकर आए थे, और आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, हमारी वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं, हमारी वीडियो को बहुत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।